मैंने कभी भी लगातार आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाई अपनी पूरी लाइफ में नहीं की। तो एक मोमेंट ऐसा है कि जो सबकी लाइफ में आता है, समझ जाओ, तो वो मेरी लाइफ में भी आए ऑब्वियसली यार। ठीक है, बढ़ती उम्र थी, होता ही है सबके साथ में, तो बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो बनाने का मकसद आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का नहीं है, ना ही इस वीडियो में मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी कहानी। आप लोगों में से काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि सर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, अपनी स्टोरी के बारे में भी हमें बताइए। तो वही सोचकर मैंने कुछ अपने पलों को याद किया, बीते हुए समय को, क्योंकि इस समय से हम बहुत कुछ सीखते हैं और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कुछ मैंने सीखा, जो अनुभव मैंने अपने जीवन से लिया, उसको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा और मैं बताऊंगा कि वो क्या बातें हुई, ऐसी कौन सी घटनाएं मेरे जीवन में हुई जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उनको सरपास करता हुआ मैं लाइफ में कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा। बात उन दिनों की है जब मैंने होश संभाला था। तो मुझे याद है जब मैंने होश संभाला था, तो जब मैं सोकर उठा तो एक छोटा सा घर था, 2 कमरे थे, उसमें एक किचन थी और एक अंकल थे तीसरी चौथी मंजिल पर चिल्लाते थे रोज़ मेरी मम्मी पर, रोज़ चिल्लाते थे मेरे मम्मी पर, मेरे पापा पर। तो छोटा था तो मुझे ये समझ में नहीं आता था क्यों चिल्लाते हैं वो। तो फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता चला गया तो पता चला कि हम किराए से रहते थे, हम किराएदार थे उस टाइम पर, तो इसलिए वो मकान मालिक हम पर चिल्लाते थे। जैसे कि अगर मैं कुछ खेल रहा हूँ, गेम वगैरह खेल रहा हूँ, छत पर जाके स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा हूँ, जैसे वो बैडमिंटन खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे, तो वो खेलने नहीं देते थे कि छत ख़राब हो जाएगी, चलो नीचे जाओ, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो उस टाइम पर समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी ये अंकल क्यों चिल्लाते हैं। तो मम्मी ने बताया कि बेटा अपन को यहाँ पर रहना है और उनका मकान है, अपन लोग किराए से यहाँ पर रहते हैं, हमें इन्हें रेंट देना होता है, इसलिए ये हम पर चिल्ला सकते हैं और ये ऐसा करते हैं। काफ़ी संघर्ष देखा कि कुछ जैसे मेरे फ्रेंड थे उस टाइम पर, कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो सभी के घर के मकान होते थे उस टाइम पर, सबके घर के मकान थे, केवल हम ही लोग उस कॉलोनी में किराए से रहते थे, रेंट पर रहते थे। यदि किसी का बर्थडे होता था तो जो वो मकान मालिक लोग थे जिनके खुद के मकान थे, तो वो उन्हीं बच्चों को बुलाते थे जिनके खुद के घर के मकान होते थे। मतलब कि जैसे मैं और कुछ और लोग थे जो किराए से रहते थे, उनको नहीं बुलाया जाता था बर्थडे में, क्योंकि हीन भावना से देखा जाता था। ये था आपका समाज, जो समाज में हम रह रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमको अभी भी, इतना सब होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि समाज को देखकर रहना चाहिए, समाज में रहना चाहिए, समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी रहते हैं समाज में। तो मेरा ये मानना है कि भाई समाज को लेकर नहीं चलना चाहिए, आपको अपना सोच के चलना चाहिए, लेकिन आपके कदम, आपके कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि आपके समाज पर कोई फर्क ना पड़े, कि आपसे समाज का कोई फिजिकल डैमेज ना हो। ये अब देखिए, मेंटल डैमेज तो होता ही है। यदि आपके समाज में, आपका सो कॉल्ड समाज है जो, यदि आसपास के लोग हैं, यदि आप कलेक्टर बन जाए ना, तो उनका मेंटल डैमेज तो वैसे ही हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यदि आप कलेक्टर बन गए, IAS बन गए, तो उनका मेंटल डैमेज होगा, अरे यार ये कैसे बन गया, हमारा बेटा क्यों नहीं बना। होता है या नहीं होता? होता है ना। तो ये बात है सो कॉल्ड समाज की। स्ट्रगल देखा बड़ी मेहनत से उस टाइम पर, मतलब सभी के जो रहते थे पेरेंट्स अपने बच्चों को 10-10 रुपये देते थे, हमको 1 रुपया मिलता था रोज़ का। तो उसमें भी इक्लियर की टॉफ़ी आ जाती थी, या फिर एलपेनलीबे एक चॉकलेट आती है, वो मिल जाती थी खाने के लिए। जब जैसे 5th क्लास में आया तो पढ़ता अच्छा था मैं उस टाइम पर, तो पढ़ाई की
तो अच्छे परसेंटेज आए तो मम्मी खुश हुई, तो उनने मुझे साइकिल दिलवा दी थी। ठीक है, मम्मी पापा ने मुझे साइकिल दिलवा दी थी। फिर साइकिल से मैं जाता था कस्टम गेट पर, यहाँ हमारे शिवपुरी में एक जगह है कस्टम गेट, तो वहाँ पर टेकन 3 आया था। यदि आपने देखा हो गेम, वो किंग और ओग्रे, ट्रू ओग्रे, पॉल वगैरह होते हैं उसमें, उसका काफ़ी शौक था टेकन 3 का। लेकिन और 1 रुपये का एक कॉइन आता था उस टाइम पर, तो खेल लेता था कभी जाके, जो 1 रुपया रोज़ का मिलता था उसी से जाके खेल लेता था। फिर एक बार मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे टेकन 3 चाहिए, तो मम्मी कैसे दिलवा पाती, तो कुछ नहीं, वो मारी वाले गेम से काम चलाया खेल के उस टाइम पर। तो मतलब घर वाले भी बेचारे कोशिश करते, लेकिन उनको अपनी गृहस्थी भी देखनी होती थी, मम्मी पापा को दोनों को, कि हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारी जो फैमिली है उसमें हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला कभी भी। ठीक है, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो जो कुछ भी है मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा ने ही किया है। जो कुछ भी, जो अभी जो घर है ये सब है, ये सब उन्हीं के स्ट्रगल, उनका त्याग के कारण ये सब संभव हो पाया। फिर मैं 5th क्लास से जब आगे बढ़ा तो मैं थोड़ा डल होता चला गया। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि मुझे पढ़ाई में मेरा मन हट गया था उस टाइम से। क्या बोलते हैं कि 5th में मेरी परसेंट, मैंने स्कूल टॉप किया था, तो थोड़ा ईगो आ गया, छोटे से बच्चे में ही ईगो आ गया था कि अब तो मैं पास कर लूँगा, ये कर लूँगा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती चली गई तो प्रेशर बढ़ता चला गया। और जैसे मैं छुट्टियाँ बहुत करता था, मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाता था, काफ़ी गैप करता था मैं स्कूल में। तो जो टीचर होमवर्क देते थे मेरा कभी भी फिल नहीं होता था, और वो टीचर मांगते थे कि तुम्हारी कॉपी बताओ, तुम्हारी नोटबुक बताओ, तो उसके डर से मैं और स्कूल नहीं जाता था, तो और वर्क पे चढ़ता चला गया। फिर ऐसे ही पढ़ाई से थोड़ा मन हटने लगा था मेरा मन क्रिएटिविटी में आ गया था, डांस करने में, क्रिकेट खेलने में। तो डांस वगैरह मैं करता रहता टीवी से देख के, DID आता था उस टाइम पर, तो मैं डांस की प्रैक्टिस करता था और काफ़ी अच्छा डांस करने लगा था। तो ऐसे ही करते करते 10th क्लास में आ गए। तो 10th में 80% बनी थी मेरी MP बोर्ड से, तो ठीक था, एवरेज था। लेकिन वो क्या, सब रट के था, सिंपल बात, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इंग्लिश नहीं आती थी, कोई मैथ नहीं आता था, सब रट लिया था। अभी भी आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि 10th क्लास आपने रट ली थी। आप कोचिंग जाएंगे, टीचर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बताएगा और आप क्या कर लोगे, उसको मेमोराइज कर लोगे, रट लोगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। 11th क्लास में आए तो 11th हो गया, ऐसे ही कोचिंग जाओ, इधर से उधर, इधर उधर घूमो, गुंडागर्दी करो, ऐसी 12th निकल गई, सब निकल गया। और फिर हमारा ये मकान बन गया था। ये मकान, हाँ, जब मैं 7वीं क्लास में था तब ये मकान बन गया था। ये पूरा नहीं बना था, 2 ही कमरे बने थे जो खुद के थे, तो कोई कह नहीं सकता था कि अब तुम किराएदार हो। जब किराएदार थे तो बोलते थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे और हम भी छोटे ही थे, तो दोस्त थे, तो बोलते थे 2 कौड़ी का किराएदार, 2 कौड़ी का किराएदार। तो अब वो बात समझ में आती है कि 2 कौड़ी का मतलब क्या होता है। तो अभी बोलते थे वो, तो मतलब अभी समझ में आया 2 कौड़ी के किराएदार का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत गलत बात है। उनके शायद उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी की गई होगी, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, अगर मैं भी छोटा हूँ, मैं भी 10 साल का हूँ, सामने वाला भी 10 साल का है, और सामने वाला 10 साल का बच्चा मुझसे बोल रहा है, अपने दोस्त से बोल रहा है, अपने यार से बोल रहा है, ए तू 2 कौड़ी का किराएदार है, तो मतलब कि उसकी पेरेंटिंग ही ऐसी हुई होगी कि उसके पेरेंट्स ने उससे बोला होगा कि इनके साथ मत खिला कर, ये 2 कौड़ी के किराएदार हैं, इसलिए तो वो बच्चा बोला 2 कौड़ी का किराएदार। अदरवाइज कौन बोलता है ऐसे? अपब्रिंगिंग का ही सारा का सारा खेल होता है। लेकिन फिर वही बात आती है, मैंने बोला मम्मी मुझे बाहर जाना है डांसिंग वगैरह के लिए, और कुछ एक्टिंग के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि इतना भी प्रॉपर नहीं था, क्योंकि गाइडेंस चाहिए था, तो मन था कि मुंबई चले जाएं। लेकिन वही बात आई पैसे की, पैसा नहीं था हमारे पास। और फिर समाज, रिलेटिव्स, क्या है ये फालतू के, तुम्हारे जैसे लाखों घूम रहे हैं। ये तो आप सभी ने सुना होगा। यदि कभी भी आपने पढ़ाई से हटकर कोई भी कुछ चीज़ करने की सोची होगी ना, उनका यही एक रिस्पॉन्स आता है, रिलेटिव्स का, आपकी मौसी, मामा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, इन सब का एक ही रिस्पॉन्स आएगा, तेरे जैसे ना 36 घूम रहे हैं वहाँ पे मुंबई में, कुछ नहीं होगा, यहीं आ जाएगा। तो पहले डिप्रेस कर दिया उनने कि भाई ऐसे घूम रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, तो फिर नहीं बढ़ पाए आगे। तो एक तो मिडिल क्लास होने का यही एक लॉस होता है, और पैसा ना होने के कारण हम वैसे ही पहुंच नहीं सकते। यदि कि जैसे तैसे मनाओ भी पेरेंट्स को, तब वो मान जाए, लेकिन फिर ये रिलेटिव्स हम पर
पहाड़ गिरा देंगे तो नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में आया तो कॉलेज था ग्वालियर में, ग्वालियर से इंजीनियरिंग किया है मैंने। तो वहाँ पर ज़्यादा मैं बात किसी से नहीं करता था। जैसे मतलब अपब्रिंगिंग जैसे जैसे हुई तो मैंने अपने आप को जो मेरी क्रिएटिविटी थी उसी में मैंने बनाए रखा और एक्स्ट्रा स्टफ करता रहता था। जैसे कभी थोड़ा बहुत पियानो मेरे चाचा मुझे रख गए थे एक बार, तो मैं पियानो बजा लेता था। तो उससे ऐसी प्रैक्टिस मैं करता रहता था। तो मेरा मन था, मतलब पढ़ाई को छोड़कर मेरा सातों जगह दिमाग घूमता था मेरा, बस पढ़ाई में ही नहीं जाता था। जब इंजीनियरिंग पे गया तो वहाँ पर मिला लोगों से, तो कोई बात ही नहीं करता था मुझसे। स्टार्टिंग में जानता तो मैं सोचता था ये लोग बात करें, लेकिन नहीं करते थे। तो फिर मैं भी इंट्रोवर्ट था तो मैं और बात नहीं करता था, तो मैं फिर कॉलेज ही नहीं जाता था। फिर उस टाइम पर अगर कोई देख रहा होगा मेरे कॉलेज का फ्रेंड तो उसको पता होगा कि मैं कॉलेज गया ही नहीं, बिल्कुल भी कॉलेज नहीं गया। और मुझे याद है फर्स्ट जब सेम था तो मैं सेकंड आया था कॉलेज में, और टीचर लोग बोल रहे थे ये कौन है, ये आता तो है नहीं, इसके कैसे आ गया सेकंड, कैसे आ गया ये। और वो मुझे भी नहीं पता कैसे आ गया। और जब मैं जैसे मेरी स्कूलिंग है वो हुई थी मेरी गवर्नमेंट एक्सीलेंस से, हिंदी मीडियम से मैंने किया है। और जब मैं इंजीनियरिंग गया तो पूरा इंग्लिश में हो गया था, टोटली इन इंग्लिश हो गया था। तो उसमें एक वर्ड आया था ड्यू टू हार्डनेस, एक शब्द आया था। तो मुझे ड्यू टू का मतलब नहीं पता था, मेरी हालत इतनी ख़राब थी इंग्लिश में कि ड्यू टू का मतलब क्या होता है। और एक वो इंग्लिश मीडियम की बुक्स में IE लिखा होता है, दैट इज़, अब पता चला उसका मतलब, मुझे उसका मतलब नहीं पता था। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। फिर देन मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि इंजीनियरिंग में सर्वाइव करने के लिए आपको बोलते हैं कि इंजीनियरिंग ऐसी है, सरल है, कुछ भी लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारी यूनिवर्सिटी है RGBB वो इतनी भी महान नहीं है। यदि आपने नहीं लिख के आए, अगर आपने ज़्यादा ही फर्जीवाड़ा कर दिया तो आप फेल, आपकी बैक आनी ही आनी है। तो आपको पढ़ना तो पड़ता था उसमें, बिल्कुल ट्रू बात है। भले ही वन नाइट कोई पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, लेकिन पढ़ना ज़रूर है अच्छे से, नहीं तो बैक के लिए आप तैयार रहो। यदि आप बिल्कुल ही सोच के चले जाए ना कि कुछ नहीं, ऐसे ही चले जाओ, कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना तो पड़ता ही था इंजीनियरिंग में। तो ऐसे मेरी कॉलेज की कोई ज़्यादा खास मेमोरी नहीं रही। फिर उसके बाद जब मैं 20 साल का हुआ तो सबकी लाइफ में आता है, देखिए किसी से कोई बात छुपी नहीं है। और मैं एज अ फ्रेंड, देखिए जज मत करना, मुझे पता है काफ़ी लोग जजमेंटल बहुत हैं कि यदि ये सर हैं हमें तो बिल्कुल ये फॉर्मल होना चाहिए, इनकी दाढ़ी होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, और बिल्कुल पढ़ाई की बातें करें बस ये। तो देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर सकता, मुझे नहीं है पसंद। यदि मैं ट्रेडिशन को फॉलो करूँगा तो चेंजेस कैसे होंगे फिर? यदि सब वैसा ही चलता रहा जैसा ट्रेडिशनल चल रहा है तो फिर एजुकेशन में चेंज कैसे आएगा? जब तक एक टीचर एक स्टूडेंट का मित्र नहीं बनेगा तब तक कैसे सुधार हो सकता है जीवन में? तो हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों को गलत लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि जो सबकी लाइफ में आता है, समझ जाओ, तो वो मेरी लाइफ में भी आया ऑब्वियसली यार, ठीक है। बढ़ती उम्र थी, होता ही है सबके साथ में। तो बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से वही जो होता है, जो सबको लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वही मेरे साथ घटित हुआ। बस जैसे ही वो चीज़ घटित हुई मेरे साथ में, मेरी दुनिया उजड़ गई पूरी की पूरी, बिल्कुल देवदास की तरह। और वो सभी के साथ हुआ, याद रखना आपके साथ भी हुआ होगा। यदि नहीं हुआ ना तो होना ज़रूरी है। यदि आपको अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट चाहिए ना तो उस चीज़ का होना, मैं अब इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो मेरे साथ घटित हुआ तो आई वॉज इन डिप्रेशन। मैं उसमें कम से कम मैं 8 महीने तक डिप्रेशन में, मतलब कि डिप्रेशन का मतलब है, पागल नहीं बोलूँगा मैं, मतलब मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं लगता था। मतलब वही यादें आना, ये करते थे वो करते थे, और फिर ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया के जितनी भी कष्ट है ना भगवान ने मुझे दे दिए। भगवान को कोसो, छत पर जाके लेट जाओ, तारों को गिनो। संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखिए, काफ़ी सारी, सबसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनकी वीडियो काफ़ी रिलैक्सिंग होती है, वो देखा। फिर कंटिन्यू चलते चले गए।
फिर मुझे एक चीज़ याद थी, जब मैं इंजीनियरिंग के सेम में था तो वहाँ पर ग्वालियर में, यदि आप लोग में से कोई ग्वालियर में हो तो मुकेश झा सर का नाम आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, सभी से कही थी, तो मैं भी था उनमें से एक। तो उन्होंने कहा था कि इस यूनिवर्स में आप जो कुछ चाहते हैं, इस यूनिवर्स में आप जो कुछ चाहते हैं आपको मिल सकता है, और जो भी आपके डिप्रेशन का कारण है ना, वो भी इस यूनिवर्स में छुपा हुआ है। और जो ये ब्रह्मांड है, जो आपके अंदर से जो तरंगे निकलती हैं ना, वो ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और ब्रह्मांड से टकराकर वापस भी आती हैं। तो इतनी मतलब बहुत गहन बात उन्होंने कही थी, जो मुझे संदीप माहेश्वरी की वीडियोस जब मैंने देखी तब उसके बाद मुझे वो बात समझ में आई। तो वो यूनिवर्स क्या है, आपके अंदर है। जिस दिन आप अपने अंदर चले गए, जिस दिन आप अपने यूनिवर्स में चले गए ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सुनने बड़ी अजीब सी लग रही होगी, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ और मेरे दोस्त अगर वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कैसी बातें कर रहा है, लेकिन क्या है कि दोस्त दोस्त को दोस्त की तरह ही देखते हैं। तो वो बात बिल्कुल मेरे घर कर गई मेरे अंदर। फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना चालू किया, बजाय कि मैं डिप्रेस रहूं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो धोखेबाज है, जो क्लियर धोखेबाज है, जो क्लियर चीटर है, उसके लिए मैं अपने आप को परेशान करूं। तो उससे बेटर मैंने सोचा कि अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। देन आई स्टार्टेड समथिंग, जैसे कि पियानो बजाना, फोकस करता था पियानो पर, ठीक है, डांसिंग पर फोकस किया, लेकिन फिर डांस इतना सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि जो 8 महीने का जो वो डिप्रेशन था तो उसने सारी स्टेप्स भुलवा दिए, सारी प्रैक्टिस भुलवा दी और नफरत करवा दी। ऐसा कई बार होता है कि आप किसी व्यक्ति के अगर साथ हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ हैं और आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसके ड्यूरेशन में, उस व्यक्ति के साथ उस ड्यूरेशन में यदि वो चीज़ करते हैं और वो व्यक्ति आपको छोड़ के चले जाता है, तो आपको उस चीज़ से नफरत हो जाती है। प्रैक्टिकल बात है। और यदि आप में से भी यदि आप फील कर पा रहे हो, यदि मेरे से यदि आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको भी लग रहा होगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने पियानो स्टार्ट किया बजाना, और फिर मैंने पेंटिंग भी स्टार्ट की, पेंटिंग करता रहता था। देन मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, ये था 3rd ईयर में मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया। मैं बुक खरीद के लाया था आरपी सेना, आपको ही बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी किताब है, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, स्पोकन के लिए है वो बुक। आरपी सेना में किताब लेके आया, उसको पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। और फिर बांसुरी लेके आया, फ्लूट लेके आया, फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। फ्लूट में काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें जो एक मधुरता होती है बांसुरी के अंदर, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में मुझे लगता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे मधुर यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है जो दिल को छू जाने वाला होता है, वो होती है आपकी फ्लूट, बांसुरी। इसलिए कृष्ण भगवान बजाते थे उसको। और देन उसके बाद में ये म्यूज़िकली आया, म्यूज़िकली मतलब मोबाइल आ गए थे मेरे पास, म्यूज़िकली आया। फिर म्यूज़िकली पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में सब एक फ्रेंड ने मुझसे बोला था कि यार तुम अच्छी एक्टिंग वगैरह कर रहे हो तो म्यूज़िकली पर ट्राई करो, तो म्यूज़िकली ट्राई किया। उस टाइम पर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था, ये टिकटॉक नहीं था उस टाइम पर, म्यूज़िकली था, तो उस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाता था, मेहनत करता था। फिर मैंने एक चीज़ सीखी कि आपको किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहली बात। और जैसे पढ़ाई का भी है, यदि आप मुझसे बोल रहे कि सर आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे, तो देखिए ऐसा कभी भी फिक्स नहीं हुआ। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने कभी भी लगातार आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाई अपनी पूरी लाइफ में नहीं की। आधे घंटे से ज़्यादा लगातार, यदि मैंने आधा घंटा पढ़ाई की तो मुझे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई सा भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस यदि मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो ज़रूर मैं 2 घंटे का लगातार देता हूँ। बस वहाँ पर जो मुझे करना होता है, प्रैक्टिस जब मुझे करनी होती है तो मैं उसको लगातार कर सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ ग्रैब करना है अंदर, तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे ब्रेक चाहिए होता है। मैंने क्या देखा है ना कुछ लोगों में कि उन्हें पढ़ना होता है और उनको कुछ चिल भी करना होता है। जैसे किसी दोस्त ने कहा कि आज पार्टी है, मेरी बर्थडे पार्टी है, चल होटल चलते हैं। अरे मैं नहीं जा रहा, मुझे पढ़ना है। अरे क्यों करते हो ऐसा? देखिए क्या है ना,
यदि आपने मन मारकर पढ़ाई की ना तो पढ़ाई आपके कोई काम की नहीं है। ऐसा बोलते हैं सब लोग कि है ना त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। भाई ये देखो, ये समय और स्थिति के अनुसार डिपेंड करता है त्याग किस चीज़ पर करना चाहिए। यदि आपका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है किसी चीज़ को करने में, आपको जाना है उसकी बर्थडे में, आपको जाना है, आपको घूमना है, आपको बाहर जाना है, आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और यदि आप उस मन को मार के अपनी पढ़ाई करेंगे, आई एम श्योर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है, जैसे कि देखो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी अपने मन को नहीं मारा। जब तक यदि मेरे पास साधन नहीं होते उस चीज़ के तो फिर मारना ही पड़ता है। जैसे कि यदि मुझे PlayStation 3 खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मारना पड़ेगा। मुझे और महंगा एक्सपेंसिव फ़ोन यदि खरीदना होता उस टाइम पर, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैं नहीं खरीद पाता, तो यहाँ पर तो मन नहीं चलेगा। लेकिन यदि मैं सोचूं कि मुझे टिकटॉक बनाना है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। यदि टिकटॉक बनाना है, बना लेता था टिकटॉक। 3 टिकटॉक बनाना है, 3 टिकटॉक बनाना है। कुछ और वीडियो शूट करना है, शूट करना है। फिर अगर यदि मन आ जाता है, सब कुछ करने के बाद यदि मन आ जाता है कि भाई अब पढ़ ले, पढ़ना है, क्या दिक्कत है। बस सिंपल बात, आप मन मार के नहीं पढ़ सकते। मैंने काफ़ी देखा है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, अगर मैं उनसे बोलता हूँ ना कि भाई चल यार घूमने चलते हैं, तो वो बोलते हैं भाई तेरी तो नौकरी लग गई, तू तो सेटल है, तू तो एग्ज़ाम निकाल लेता है, हम नहीं निकाल पाते, इसलिए हम तो पढ़ेंगे। तो देखो, ये कहना बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ये वाली, और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये वाली चीज़। ऐसे करना, ऐसे आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग बता दूंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो पढ़ाई ठीक से कर पाए, वो अभी भी किसी चीज़ में सिलेक्टेड नहीं हो पाए। अब वो बिजनेस करेंगे। उन्होंने ना कॉलेज लाइफ देखी, ना उन्होंने वाली लाइफ देखी, ठीक है, ना उन्होंने प्रेम की लाइफ देखी, उन्होंने कोई लाइफ नहीं देखी, पढ़ते रहे और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अब वो पता है, अब क्या ऐसा इंसान डिप्रेस होता है, उसको लगता है यार मैंने इतनी कोशिश करी, इतनी मेहनत करी, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं ऐसी चीज़ें भी कर पाया, चिल भी नहीं कर पाया अपने दोस्तों के साथ, ना मैं पढ़ ही पाया, ना मैं कुछ जॉब ले पाया। तो ऐसे लोग भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, आप कर रहे हो, सबसे पहली बात आपको यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे, आप एसएससी तक की तैयारी कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी के एग्ज़ाम में कोई इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत है आपको अपने दिमाग पर। सिंपल छोटे छोटे से स्टेप से, और जैसा मैंने किया है, मैं एक बार आपको और एक पर्टिकुलर वीडियो बता दूंगा मेरे रूटीन के बारे में, तो आप उसको देखने ना आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, तो फिर मैं कहाँ पर था, सेकेंड ईयर में था। तो ये फ्लूट वगैरह, ये सब जितनी भी हॉबीज़ थी मेरी, इन सबको मैंने मिला लिया, सबकी प्रैक्टिस करता था और इम्प्रूव होता जा रहा था अपने आप को, और बड़ी खुशी मिलती थी मुझे। भले ही कोई सारे दोस्त तो होते ही हैं ऐसे, वो कभी भी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन यदि कहीं बाहर से तारीफ़ मिलती थी तो काफ़ी अच्छा लगता था और मोटिवेट होता था अंदर से। देन क्या हुआ कि जब मैं टिकटॉक वगैरह बनाता था, और मुझे याद है कि मैंने ही सबसे पहले, भले ही कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे पता है कि मैं म्यूज़िकली के टाइम से मैं टिकटॉक पर हूँ, मैं म्यूज़िकली पर हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और उस टाइम पर जो लोग बोलते थे कि यार ये क्या करता रहता है, होते ही हैं जो आसपास के लोग होते हैं, क्या करता रहता है, क्या बेवकूफ़ी है ये, मत किया कर, कुछ नहीं होगा तेरा, ये तो ख़राब है, क्या बेवकूफ़, क्या मुँह हिलाते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। ये सब बोलने वाले काफ़ी लोग थे, जबकि वही लोग बीवी की वाइन देखते थे, अब्यूजिंग वाली चीज़ें, गालियों वाली चीज़ें सब देखते थे, कैरी मिनाटी देखते थे, सब देखते थे। और लेकिन यदि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ तो सपोर्ट ना करने के बजाय उनका काम क्या होता था, डिग्रेड करने का। मैं नहीं रुका, मैंने की प्रैक्टिस और मेहनत करता था म्यूजिकली पर। अच्छा 1-1 मिनट का कंटेंट बनाता था उस टाइम, और म्यूजिकली काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था वहाँ पर। टिकटॉक जैसी ऐसी चीज़ें नहीं थी, काफ़ी अच्छे लोग थे, वो काफ़ी मेहनत करते थे। तो मुझे वेरीफाइड कर दिया गया पॉपुलर क्रिएटर, उस टाइम पर क्राउन मिलता था, तो मुझे क्राउन मिला उस पर। तो ऑफिशियली मैं पहला ऐसा बंदा था शिवप्री का जिसको क्राउन मिला था। उसके बाद फिर कुछों के मैसेज आते कि भाई कैसे मिला, कैसे मिला, कैसे मिला। तो भाई मेहनत से मिला। मेहनत किसी भी चीज़ में करोगे, अच्छे से करोगे, किसी भी डायरेक्शन में करो तो सफलता ज़रूर मिलती है। इस बात को याद रखना। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ पकड़ी, थोड़े जोश में आके किसी से इंस्पायर्ड होकर थोड़ा सा आपने काम किया, करके बंद कर दिया, ये चीज़ गलत है। तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है।
तो मैं ये नहीं कहता कि जैसे मैं पेंटिंग करता हूँ तो बहुत हाई लेवल की पेंटिंग है, मोनालिसा ही बना दूँ मैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा है, एक है अंदर कि अगर कोई लोग बिल्कुल नहीं कर पाते तो मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल पियानिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ किसी को अगर एंटरटेन करने की बात आई तो मैं कर सकता हूँ। फ्लूट मैं भी कोई बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं बांसुरी वादक हूँ बहुत बड़ा, नहीं, लेकिन अगर एंटरटेनिंग करने की बात आई, किसी को एंटरटेन करने की बात आई तो मैं कर सकता हूँ। इसके साथ फिर इंग्लिश में किया चालू मैंने। तो पहला एग्ज़ाम दिया था मैंने 2015 में। तो उस टाइम पर देखो, जो इंजीनियर करता है, पहली बात सुनना, जो इंजीनियरिंग करता है उसकी जीके तो बिल्कुल शून्य हो जाती है, उसका करंट अफेयर्स भी पूरा शून्य हो जाता है, क्योंकि पूरा वो अपनी टेक्निकल फील्ड में रहता है। तो उसको करंट अफेयर्स और जीके से उसका कोई वास्ता नहीं होता। वास्ता बचता है तो किससे बचता है? मैथ से बचता है, लेकिन उनका मैथ भी अलग होता है, कैलकुलस होता है पूरा का पूरा वहाँ पर। और यहाँ का आपका नॉन टेक्निकल होता है, वही लाभ हानि के सवाल, प्रतिशत, परसेंटेज, बस खत्म, ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं होता। और इंग्लिश क्यों? क्योंकि पूरा इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ा, स्टार्ट किया मैंने पढ़ना अपने भैया के यहाँ पे। मेरे जो यहाँ हैं बड़े भैया, तो पढ़ाते थे शिवप्रीम उस टाइम पर। तो 1 महीना उनके यहाँ पर बैठा आके मैं, क्योंकि मैं कॉलेज तो जाता नहीं था, वहाँ पर बैठा, पढ़ा, सीखा। तो उस टाइम पर मेरे 120 मार्क्स आए थे और सेलेक्ट हो गया था मैं। और लेकिन उस टाइम पर वो स्टेनो नहीं आती थी मुझे बिल्कुल भी। तो मेंस देने गया था मैं चीटिंग के भरोसे कि शायद चीटिंग हो जाए। मुझे टाइपिंग सीख ली थी मैंने, स्टेनो नहीं आती थी, क्योंकि स्टेनो सीखने में 1 साल लगता है और 1 साल में दे नहीं सकता था, क्योंकि मेरा 3rd ईयर चल रहा था और मुझे एग्ज़ाम देने थे वहाँ पर। तो जैसे ही मैं एग्ज़ाम देता तो मेरी स्टेनो छूट जाती, तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, तो मेरा नहीं हुआ। फिर 2016 की बात हुई, फिर उसमें भी ख़राब परफॉर्मेंस था, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं रहा था। देन उसके बाद 2017 वो मैंने साल थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया, ठीक है। उसमें मैंने रीजनिंग भी दी, उसमें मैंने जीके की भी कोशिश की, जीके अच्छे से पढूं, और इंग्लिश तो मैंने कोशिश की ही पढ़ने की। तो इंग्लिश में आए थे, अच्छे मार्क्स आए थे, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, रीजनिंग ज़रूर याद है मुझे, 50 में से 50 मार्क्स आए थे मेरे। और जीके में 13 मार्क्स आए पढ़ने के बाद भी। तो चीज़ समझ में आई कि भाई जीके हमारे बस की बात नहीं है, हम जीके नहीं कर सकते। तो हम क्या चीज़ कर सकते हैं? इंग्लिश कर सकते हैं और रीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर जीके छोड़ी नहीं, हमने सोचा 13 से 18 हो जाएं, वही काफ़ी हैं, 5 नंबर तो बढ़ेंगे। फिर जब 2018 का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी एक गलती तो मैंने करी थी कि 2017 में जो मेरे रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स आए थे, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया बहुत ज़्यादा कि अरे अब तो रीजनिंग कर दूंगा। तो मैंने रीजनिंग की ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं की, और चला गया। तो वहाँ पर मार्क्स कम रह गए, 43 मार्क्स रह गए, 7 नंबर का सीधा डिफरेंस आ गया। इंग्लिश में कोचिंग पढ़ा रहा था यहाँ पर, तो मेरी और अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, तो 97 मार्क्स उसमें आ गए थे। और रही बात जीके की, तो जीके की में मेरे आए थे 23 मार्क्स या 22 मार्क्स आए थे। तो ऐसे ओवरऑल मिला के 159.75 मेरे मार्क्स रहे थे। यदि जीके में और अच्छी कर लेता, क्योंकि जीके में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता ही नहीं है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जॉब के लिए तो करना पड़ेगा। तो फिर भी मैंने इतना तो किया कि मेरे 13 मार्क्स नहीं आए, मेरे 22 तो आए मार्क्स एटलीस्ट उसमें से। तो यदि मैं जीके और अच्छी कर लूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ करने की, तो और अच्छे मार्क्स आए तो मैं 170 तक क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे आए, क्या पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, क्या तरीका रहता है। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई प्री प्लान्ड नहीं है, मैं बस बोलता जा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अभी इस टाइम पर, जैसे यदि आप 19 से 22-23 साल के हैं, ठीक है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी वगैरह में जाते हो, किसी मैरिज पार्टी में जाते हो, वहाँ पर आपके एक रिलेटिव्स आते हैं दूर के और बोलते हैं, और बेटा क्या चल रहा है पढ़ाई में? तो आप बोलोगे कंपटीशन की तैयारी चल रही है अंकल, बस तैयारी करते रहोगे। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। आपके रिलेटिव्स, यदि आप उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, तो जैसे मैं बता सकता हूँ कि यदि मैं खेलता था, पहले की बात कर रहा हूँ जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, तो मैंने बताया मैं टिकटॉक बनाता था, म्यूजिकली बनाता था, वीडियोस बनाता रहता था, क्रिएटिव करता रहता था। तो मैं अपने मौसी के बच्चों को भी चपेट लेता अपने साथ में कि आ जाओ तुम कैमरा पकड़ना मेरा, तो वो लोग भी आ जाते थे। तो उनके घर वाले उनसे बोलते थे कि देखो
इनकी संगत मत लो, मेरी संगत मत लो। मेरे भैया की जॉब लग गई थी, याद रखना, मेरे भैया की जॉब लग गई थी, मेरी जॉब नहीं थी। तो वो बोलते थे कि इसकी, सिब्बू की यानी कि मेरी, इसकी संगत मत लो, इसके भैया की संगत लो, उसकी नौकरी लग गई तो तुम लोगों की नौकरी लग जाएगी, अगर इसकी संगत में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये उनका कथन था, मुझे अच्छे से अभी भी मेरे कानों में याद है। जैसे ही मेरी जॉब लगी ना, सब कुछ बदल गया, ज़िंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो फिर अब उनका जो कथन था कि सिब्बू से सीखो, देखो वीडियो भी बना लेता है, पढ़ भी लेता है, पढ़ा भी रहा है, जॉब भी लगा ली। तो स्टेटमेंट तुरंत बदलते हैं, और ये बदले हुए स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको जो खुशी मिलती है ना आपकी अंतरात्मा में, वो आप तभी फील कर सकते हैं जब आपको ये चीज़ फील कराई जाएगी। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें किसी दिन किसी और वीडियो में लाऊंगा मैं। तो यही है कि लाइफ अच्छी है, मज़ेदार है, इसको एंजॉय करते हुए चलो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोनों चीज़ों के लिए, फन वाला समय भी और पढ़ाई वाला समय भी। तो इस लाइफ में बैलेंसिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग करके चला हूँ। तो इसलिए मुझे पिछले 2-3 साल में किसी भी चीज़ का मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, काश मैं ये कर देता। काफ़ी लोगों को रिग्रेट होता है, वो अगर लाइफ में आगे भी बढ़ जाते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन उन्हें रिग्रेट रहता है कि मैंने अपनी ये वाली लाइफ को एंजॉय नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, ये मैं करना चाहता था, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मैं फुटबॉल करना चाहता था, मैं नहीं खेल पाया। तो इस चीज़ का उनको हमेशा एक पश्चाताप रहता है उनके मन में। तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन हर टाइम पढ़ाई, पागलों की तरह बातें करना कि सर कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें और कैसे निकलेगा, इसकी ट्रिक उसकी ट्रिक, ये सब नहीं। चीज़ें धीरे धीरे लाइफ के साथ आती हैं, पढ़ना ज़रूरी है। एक भी ऐसा दिन नहीं गया, मेरा दिन एक भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो। इतना याद रखना, इतने टाइम में एक भी दिन, इवन अ सिंगल डे मैंने मिस नहीं किया जिस दिन मैं पढ़ा ना हूँ। भले ही मैं 1 घंटे पढ़ा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा ज़रूर हूँ। उसके अलावा मैंने बैलेंसिंग करना सीखा है अपनी ज़िंदगी में। तो वही आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी इस बात को समझें। आपका मन कर रहा है, जिस चीज़ का मन कर रहा है ज़रूर करें, पीछे ना हटें, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपके समाज की लाइफ नहीं है। लाइफ किसकी है? केवल आपकी है। समाज तो अभी देखो, समाज तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। अभी कोरोना आ गया तो समाज भी आपका साथ नहीं देने वाला। साथ कौन देगा? आप खुद देंगे अपना साथ। तो इस बात को बड़े गहराई से समझना और सोचना। जल्द ही मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।